वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज। आज एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड लेबर लेजिस्लेशन। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशंस होता क्या है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर लेबर लेजिस्लेशंस के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले वर्ड दिया है कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस जो है आपका एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है। किसका होता है बेसिक डॉक्यूमेंट्स? उस गवर्नमेंट का। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन गवर्नमेंट का क्या है, एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें फंडामेंटल लॉ के बारे में बताया जाता है। और ये फंडामेंटल लॉ जो होते हैं ये बनाए भी जाते हैं और एनफोर्स भी किए जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये मेंशन होता है कि जो फंडामेंटल लॉ हैं वो क्या रहेंगे। इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि जब हम बात करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस है तो यहाँ पे कोई अलग से अथॉरिटी या ब्रांच ऑफ स्टेट नहीं है एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशंस क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशंस को पावर है अनफिटेड एंड अनरेस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। यहाँ पे आप देखें तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई है किसके रिगार्डिंग, आर्टिकल के रिगार्डिंग। जैसे कि आप देखें कि इंडिया के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को हम बोलते हैं मग्ना करता ऑफ द इंडस्ट्रियल जुडिक्शन इन इंडियन कॉन्टेस्ट बोलते हैं। हम यहाँ पे देखें जो आर्टिकल जो हमें याद रखने हैं, आर्टिकल 16 14 आर्टिकल 14 16 19 21 23 24 30 8 39 41 42 और 43, ये कुछ आर्टिकल्स हमें ध्यान रखने हैं जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर। आप देखें तो यहाँ पे हाँ ये जो आर्टिकल्स हैं इनके रिगार्डिंग हम आगे पढ़ेंगे कि आर्टिकल जो 14 16 19 21 23 24 38 39 41 42 43 43 का कि इनमें से क्या इम्पोर्टेंट बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर फंडामेंटल्स जो है राइट्स उनके बारे में। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेबर इज सब्जेक्ट टू द कंकरेंट लिस्ट एंड हैंस बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट कॉम्पिटेंट टू एक्ट एज ए लॉ इन रेस्पेक्ट ऑफ सेम। कि इंडिया के अंदर जो लेबर है, लेबर को हम कंकरेंट लिस्ट के अंदर भी रखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंकरेंट लिस्ट के अंदर रखते हैं, इसलिए पार्लियामेंट और स्टेट दोनों ही क्या हैं विद रिस्पेक्ट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉ को देखती हैं जो लोग बनाए हुए हैं। लेबर लेजिस्लेशन आर सोशल इकोनॉमिक जस्टिस ओरिएंटेड एंड एम टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। और जो इनका एम रहता है, जो अपने लेबर लेजिस्लेशन उनका एम यही रहता है कि हम सोशल इक्वलिटीज़ लाएँ, इकोनॉमिक इक्वलिटीज़ लाएँ। मतलब डिसइक्वलिटी नहीं हो कि अलग अलग रीजन में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग अलग हो। इंडियन रिलेशंस अफेक्ट नॉट मेयरली द इंटरेस्ट ऑफ द लेबर एंड मैनेजमेंट बट द ऑल्सो इकोनॉमिक गोल टू विच द स्टेट कमिटेड टू मेटेरियलाइज। कि हमें खाली में ये ध्यान नहीं रखना है कि लेबर या मैनेजमेंट्स को स्पेसिफाई नहीं करना है, हमें सोशल और इकोनॉमिक गोल को भी ध्यान में रखना है। द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इज सो इंटेंट एंड डेमोन्स्ट्रेट इन द इंडस्ट्रियल लॉ ऑफ आवर कंट्री ए proclaim in the preamble of the constitution and directive principle of the state policy. Industrial jurisprudence of the country is founded on the basis of idea of social economic equality। वही बात आ रही है कि यहाँ पे हम सोशल इक्वलिटी इकोनॉमिक इक्वलिटी पर ध्यान रख रहे हैं। यही अपना हमारा क्या है, मेन ऑब्जेक्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आप ये देखें तो एक सेक्शन हमने पढ़ी थी 43 ए सेक्शन जो है वो क्या बता रही है, इज डायरेक्ट बियरिंग ऑन द लेबर लॉ इन सो फॉर as it is provided that the state shall take the step by suitable legislation or any other means to secure the participation of worker in the management and industrial एस्टेब्लिशमेंट। की होता क्या है कि जो वर्कर पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, सेक्शन 43(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बताया हुआ है कि जो वर्कर्स हैं स्टेट को क्या करनी चाहिए, एक स्टेप लेनी चाहिए ताकि वर्कर को पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मिले। किसमें, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर द इनन्यूमरेबल राइट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द लेबर। ये तो हमने पढ़ा ही था कि लेबर के प्रोटेक्शन के लिए ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे टाइम टू टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, सपोर्ट्स हैं, एक्ट हैं, गाइडलाइन हैं, और लेबर लॉ टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट होते रहते हैं, फंक्शनिंग करते रहते हैं इसके रिगार्डिंग। हम यहाँ पे बात करें तो जो चैप्टर्स जो आपको याद रखने हैं इसके अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपके चैप्टर हैं, चैप्टर एक तो थर्ड आता है, ह्यूमन बीइंग इज हैज़ बीन एनरिच्ड इन ए चैप्टर थर्ड, और चैप्टर थर्ड के अलावा एक आता है चैप्टर फोर। यहाँ पे आप देखें कि हमने जो सेक्शंस ऊपर पढ़े थे उनको ही हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। आर्टिकल 16, 19, 21, 23, 24 इनको तो हमने चैप्टर थर्ड के अंदर रखा है, और जो रिमेनिंग आर्टिकल थे उनको हमने किस में रखा है, चैप्टर फोर के अंदर रखा है। और ये जो आप देखें तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दी है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं एट प्रेजेंट जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं आपके, 7 हैं। इससे पहले जो फंडामेंटल राइट्स थे उनमें 1978 में एक फंडामेंटल राइट क्या हुआ था आपका, हटाया गया था, और रिसेंटली कुछ साल पहले ही एक फंडामेंटल राइट क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं वो इस समय इफेक्टिव कितने हैं आपके बोलो, एक ऐड होने के बाद दोबारा आपके जो जो नंबर पुराना था वही हो गए। आप देखें यहाँ पे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, फॉर सिक्योरिंग द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द एम्प्लॉय के अंदर हम मैन वुमेन को ध्यान रखेंगे और उनकी हेल्थ पर यहाँ पे फोकस किया जाएगा कि उनकी हेल्थ सही रहे। टेंडर एज ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज, की जो आपको बताया कि जो वर्क प्लेस पर आपने जब आप पढ़ेंगे तो आप कुछ ऐसे वर्क प्लेस रहते हैं जहाँ पे हम एट द एज ऑफ आफ्टर द एज ऑफ 14 हम क्या करते हैं, कुछ जो चिल्ड्रन होते हैं उनको परमिट करते हैं। तो वहाँ पे हमें देखना है कि क्या एज लिमिट है, क्या एज लिमिट के अंदर चेंजेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके अलावा हमें देखना है कि दैट द सिटीजन आर नॉट फोर्स्ड बाय द इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर एडवोकेट अनसूटेड टू द देयर एज टू स्ट्रेंथ, कि यहाँ पे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या करेगी, उस एज को वेरीफाई करेगी। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क मैटरनिटी रिलीफ आर प्रोवाइडेड, ठीक है ना। मैटरनिटी आपको पता ही है कि जो फीमेल स्टाफ रहता है उसके जब न्यू बेबी का जन्म होता है तो उनको लीव दी जाती है, मैटरनिटी लीव जो है आपका। That the government shall take a step by suitable legislation or in any other way to secure the participation of employee in the management of undertaking, establishment and other organization engaged in any industry, कि हमें क्या करना है, गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम हमें जो भी डायरेक्शन देगी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन या एस्टेब्लिशमेंट को क्या करना है, मैनेज करना है, उनको फॉलो करना है, ताकि जो इंडस्ट्री के अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्या रहें, आपके सिमिलर रहें। अब हमने यहाँ पे देखा कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो हमने लेबर के बारे में पढ़ा, और लेबर को हमने किस लिस्ट के अंदर रखा हुआ है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन रखा हुआ है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बता रहा है कि लेबर के अंदर हम किसको इंक्लूड करेंगे, कंडीशन ऑफ द वर्क को, प्रोविडेंट फंड को, वर्कमैन कंपनसेशन को, पेंशन को, मैटरनिटी बेनिफिट को। जैसे कि आपको पता ही है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट पहले भी आया था और इसके अंदर हमने देखा था कि जो आपकी फीमेल जो रहते हैं स्टाफ उनको न्यू बेबी के जन्म होने पर नियर अबाउट 180 डेज 6 मंथ का जो है लीव मिलता है। इसके अलावा देखिए, अप्लाइंग दैट द बोथ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर कॉम्पिटेंट टू लेजिस्लेशन ऑन द लेबर मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटेड द सेम, कि हमें क्या करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी अंडरटेकिंग है वहाँ पे हमें देखना है कि जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लेजिस्लेशन है लेबर मैटर पर वो सेम है या फिर नहीं है। यदि वहाँ पे कुछ डिफरेंस आता है तो उसको हमें क्या करना है, मैनेज करते हुए चलना है। तो हमने यही देखा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेरियस लेबर के राइट्स के लिए, लेबर्स के रिगार्डिंग जो टाइम टू टाइम लेबर प्रोटेक्ट्स के लिए जो गाइडलाइन आती हैं उनको उसमें रखा गया है, और टाइम टू टाइम उसमें रिवीजन भी किया जाता है ताकि कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी जो है वो बना रहे। और जो आप ये देखें तो आर्टिकल 14 के अंदर भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड दैट कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के सामने सभी क्या हैं, इक्वल हैं। इस चीज़ को हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे डॉक्टर जेनिंग्स ने अपने कुछ जो सजेशन दिए थे, इक्वलिटी बिफोर द लॉ मीन्स दैट अमंग इक्वल द लॉ शुड बी इक्वली एडमिनिस्ट्रेटेड, दैट इज लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। इन द केस ऑफ रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2, सुप्रीम कोर्ट held the through the principle of the equal pay
for equal work is a not expressly declared by our constitution as a fundamental right, but it is the goal of constitution by article 14, 16 and 39. So this is right can be enforced in the case of unequal scale of pay based on the irrational classifications. In Mewaram versus AII Medical Science 3, Supreme Court held that the doctrine of equal pay for equal work is not abstract doctrine. Equality must be among equal. Unequal people cannot claim the equality. Indian Constitution through Article 21, 23, 24, 38, 39, 39A and 41, 42, 43 and 43A and 47 give an idea of the condition under which labor can be hard for the work, also responsible for the government both central and state toward the labor secure for them social order living wage. अब हमने यही देखा कि जो आर्टिकल है इसके अंदर यही बोला गया है कि लॉ के जो सामने है इक्वलिटी बिफोर द लॉ ज़रूरी है। हमने डिफरेंट केसेस के हेल्प में देखा कि जहाँ पे अनइक्वलिटी थी वहाँ पे लॉ ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए हमें क्या करना है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ रखना है। और जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हमें आर्टिकल दिए थे जो हमने यहाँ पे रीड किए थे उन सभी के अंदर इस बात को ध्यान रखा गया है कि लॉ के बिफोर क्या हो, इक्वलिटी हो। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स या प्रिंसिपल्स कौन कौन से, उसके अंदर चैप्टर 3 के अंदर कौन से आर्टिकल हैं, चैप्टर 4 के अंदर कौन से आर्टिकल हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग होती है इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। तो इसको यहाँ पर हम पूरा करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।